नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। फिल्मों में आपने बहुत बार जासूसों को देखा होगा। MI6 यानी मैन इन ब्लैक, जेम्स बॉन्ड, 007 जैसे तमाम स्पाई मास्टर्स कैसे एक झटके में देश के विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देते हैं, कैसे दुश्मन के घरों में घुसकर वो देश को दुश्मनों से बचाते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं। उनके पास दुनिया के तमाम आधुनिक हथियार होते हैं, बस बटन दबाई और उनके पास सुपर एडवांस कार हर प्रॉब्लम का सलूशन लेकर हाजिर हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप सिल्वर स्क्रीन पर ये सब जो कुछ भी देखते हैं उसमें हकीकत कितनी होती है और कितना फसाना? दरअसल अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ फिक्शन है, ये सब कुछ फर्जी है, तो आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि दुश्मनों को हराने का काम तो जासूसों के पास है, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। दरअसल आज के दौर में जासूसी का काम इन फिल्मों जैसा नहीं है। बिना हथियार उठाए भी जासूस दुश्मनों का सफाया करने की काबिलियत रखते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही जासूस हुए हैं जो अकेले पूरे के पूरे देश पर भारी पड़े हैं। उन्होंने अपनी कुव्वत के बूते एक देश की पूरी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। वो नाम है महान स्पाई मास्टर R.N. काव। जी हां, हमारा दावा है कि इनका नाम आम आदमी ने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये सच है कि वो काव ही थे जिनकी बदौलत हिंदुस्तान ने साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को महज 13 दिन में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारत की जासूस विंग के हिडन सीक्रेट्स कैसे बनते हैं, भारत के सुपर स्पाई और खुफिया मिशन को वो कैसे अंजाम देते हैं, भारतीय जासूस एजेंसी रॉ, मोसाद और CIA से कैसे अलग है और कैसे वो इनके साथ मिलकर भी काम करती है, और कैसे 1971 के युद्ध में भारत के सुपर कॉप काव ने बिना हथियार उठाए ही पाकिस्तान को सरेंडर के लिए कैसे मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मैं तमाम बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप वीडियो पर लगातार मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत पर जब भी कोई बड़ा खतरा मंडराया है तो भारतीय सेना, मिलिट्री फोर्सेस, पैरा फोर्सेस, पुलिस और तमाम तरह के क्वाड्स हमारी आपकी हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। लेकिन देश में एक ऐसी भी विंग है जो इन सिक्योरिटी एजेंसी से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उनके बारे में बेहद कम जानते हैं। वो जान पर खेलकर खुद को देश पर कुर्बान तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ना तो उनकी कुर्बानी पर सैनिक सम्मान होता है, ना तो राजकीय अवकाश, ना तो उनकी कुर्बानी तारीखों को याद रहती है, और ना उस देश को जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए होते हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का काम भी कुछ ऐसा ही है कि जान देने के बदले इन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिलता। फिर भी रॉ जैसा कोई नहीं है। रॉ दुनिया की टॉप 5 शार्प खुफिया एजेंसीज में एक है। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद, रूस की KGB और चीन की MSS का नाम इसी लिस्ट में है। रॉ के पहले चीफ R.N. काव की गिनती दुनिया के टॉप 5 जासूसों में से होती है। रॉ ने अब तक हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही सैकड़ों साजिशों को फेल किया है, और शायद आपको इसकी भनक भी नहीं लगी होगी। तो दोस्तों, आज हम भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ के बारे में आपको हर वो जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, जिसे जानकर आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत की पहली विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की नींव 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर के बाद 21 सितंबर 1968 को पड़ी थी, क्योंकि उस दौर में मौजूदा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कई मोर्चों पर फेल हो गई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ की नींव रखी और इसके पहले चीफ R.N. काव यानी रामेश्वर नाथ काव बने। इस एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त देश में एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो खुफिया सूचनाओं पर नजर रखने के साथ साथ आतंकवादियों के हमलों से पहले जानकारी इकट्ठा कर सके। एक जासूस की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो खुद के लिए जीना ही छोड़ देता है। फिल्मों में एक जासूस की जिंदगी एडवेंचर से भरी हुई दिखाई जाती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन्हें हर समय खुद को दुश्मन की नजर से बचाए रखना पड़ता है, क्योंकि मिशन के दौरान एक छोटी सी गलती और सारा खेल खत्म।
रो के जासूस को खुद से जुड़ी सारी जानकारियां छिपानी पड़ती हैं। ये एजेंट्स अपने परिवार तक को नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये करते क्या हैं। किसी भी मिशन के लिए इन्हें छोटी से छोटी जानकारी को भी इकट्ठा करना पड़ता है। अगर कभी ये देश के बाहर पकड़े जाते हैं तो ये खुद को देश से जुड़ा हुआ भी नहीं बता सकते हैं। माना जाता है कि खुद देश ही इन्हें अपना जासूस मानने से मना कर देता है और बाकायदा टर्म एंड कंडीशंस में ये बात भी होती है। यूं तो ये भी सेना की तरह ही देश को बचाने का ही काम करते हैं, लेकिन अपने काम के लिए ना इन्हें कोई मेडल मिलता है, ना कोई इनकी पीठ थपथपाता है। एक रो जासूस का काम है बस देश की निरंतर सेवा करते रहना, रक्षा करते रहना, बिना प्रशंसा या लालसा के। फिर भी देश के हजारों सपूत रो ज्वाइन करते हैं। लाखों की नौकरियों को छोड़कर, घर परिवार का सुकून त्याग कर सिर्फ देश की सेवा का जुनून उन्हें रो का एजेंट बना देता है। दोस्तों, रो से जुड़ना यानी आग का दरिया पार करना। खैर दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे कि एक जासूस आखिर बनता कैसे है। तो रो के एजेंट के तौर पर सिलेक्शन के शुरुआती पड़ाव में तो केवल आपके दिमाग का ही टेस्ट लिया जाता है, लेकिन असली ट्रेनिंग तो इसके बाद शुरू होती है। इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे एक असली जासूस बना जाए। इसमें ना सिर्फ कैंडिडेट का दिमाग बल्कि उसकी शारीरिक परीक्षा भी ली जाती है। इसमें उन्हें हर वो गुर सिखाया जाता है जो ट्रेनिंग के बाद असल जिंदगी में उनके काम आ सके। कैंडिडेट को अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल जैसे कई देशों में भी भेजा जाता है ताकि वो वहां लड़ने के गुर सीख सके। शरीर थका देने वाली कड़ी आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। बंदूकों का इस्तेमाल, बिना हथियारों के लड़ने के काबिल भी इन्हें बनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब रो के जासूस के पास बंदूक या कोई हथियार ही ना हो। ऐसे में उन्हें अपने हाथ ही अपनी सुरक्षा करनी होती है, लिहाजा इन्हें बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। रो एजेंट्स की दो तरह की ट्रेनिंग होती है। पहली बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये केवल 10 दिनों की होती है। इन्हें सिखाया जाता है कि इन्हें आखिर क्या करना है, कैसा काम करना है। एक बार जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होती है, उसके बाद शुरू की जाती है इनकी असली एडवांस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में इन्हें पहले बताया जाता है कि कैसे एक जासूस काम करता है। इन्हें कई रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है जिनमें इन्हें काम करने का तरीका मालूम होता है। कैंडिडेट्स को न सिर्फ रो बल्कि बाकी देशों की खुफिया एजेंसीज के बारे में भी तफसील से पढ़ाया जाता है। गहराई से इनको वो डीप नॉलेज दिया जाता है। करीब 2 साल चलने वाली इस ट्रेनिंग में इन्हें बताया जाता है कि कैसे असली जासूस काम करते हैं। इन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी रखा जाता है। इन्हें हर तरीके से मजबूत बनाया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि रो के एजेंट्स को धर्म की गहराई तक जानकारी दी जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान में किसी को भेजना है तो पहले उनको एक मौलवी से भी ज़्यादा जानकार मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए रो एजेंट के तौर पर काम कर चुके मौजूदा NSA अजित डोभाल ने पाकिस्तान में एक कट्टर मुसलमान के रूप में काम किया था और पाकिस्तान से कई जानकारियां निकाली थी। रो एजेंट्स को फील्ड की ट्रेनिंग इन्हें किसी नकली नहीं बल्कि असली परिस्थिति में दी जाती है। इन्हें असली मिशन के दौरान ही इनकी ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों, रो कैंडिडेट्स को सिखाया जाता है कि कैसे दुनिया से खुद को बचा के किसी की जासूसी की जाती है। इसके बाद इन्हें इंटरोगेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसमें इन्हें सिखाया जाता है कि अगर कोई इन्हें पकड़ भी ले तो कैसे अपना मुंह बंद रखें और इन्हें कॉन्टैक्ट्स बनाने और कई तरह की ज़रूरी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनको फाइनल स्कूल भेजा जाता है जहां से आखिर में निकलता है एक असली जासूस। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कानून खुद सुरक्षित होने पर सुरक्षा करता है। इस ध्येय वाक्य पर रो चलती है। इसी सूत्र वाक्य पर चलते हुए इसके एजेंट्स बड़े से बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, ऑपरेशन लाल डोरा, ऑपरेशन कैक्टस, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सफल ऑपरेशंस रो के जरिए ही अंजाम दिए गए। रो एजेंट्स दुश्मन देश में रहकर वहां की खुफिया जानकारी जुटाते हैं। वहां के लोगों के बीच रहकर देश के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है इसकी तमाम जानकारियां जुटाते हैं। दुश्मन के साथ रहकर भी देश की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहते हैं। रो के जासूसों में भारत के रविंद्र कौशिक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजस्थान के रहने वाले रविंद्र कौशिक सामान्य घर से आने वाले शानदार थिएटर कलाकार थे।
उनकी एक्टिंग देखकर रो के ऑफिसर्स इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें रो ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। रो के एजेंट के तौर पर रविंद्र पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी बनकर वो पाकिस्तानी फौज में भर्ती हुए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी रैंक को अफसर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की सेना में रहकर रविंद्र उनकी जासूसी करते थे। सालों बाद रविंद्र गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। 16 साल तक रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में यातनाएं सही और अंतिम सांस तक देश से गद्दारी नहीं की और वहां कोई इंफॉर्मेशन के साथ शेयर नहीं की। दोस्तों, फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक के जीवन पर ही बनी फिल्म बताई जाती है। ऐसे ही एक जांबाज स्पाई किंग थे रॉ के पहले चीफ RN काओ। उस वक्त जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब का बांग्लादेश अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने भारत से मदद मांगी थी, तब रॉ ने शानदार काम किया था। भारत की दखलंदाजी और मुक्ति वाहिनी के सामने पाकिस्तान के मंसूबे फेल होने लगे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन रॉ को इस योजना की भी खबर लग गई थी। रॉ ने खबर दी कि 72 घंटों के भीतर पाकिस्तान की वायुसेना भारत पर हमला करेगी। रॉ ने 2 दिसंबर 1971 तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद वायुसेना अलर्ट पर आ गई, लेकिन हमला नहीं हुआ। रॉ ने वायुसेना से 24 घंटे और अलर्ट रहने के लिए कहा था। एक दिन बाद रॉ की यह खबर सच साबित हुई थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स भारत के कई शहरों पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उनको उल्टे पांव लौटा दिया। वो भारत का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। ये रॉ की वजह से हुआ, उसकी प्री प्लानिंग की और प्री इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारत भी खुलकर सामने आ गया था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगी थी। 13 दिन तक चले इस घमासान के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भारत की इस जीत के पीछे जो दिमाग और उनका नेटवर्क काम कर रहा था वो थे RN काओ। लेकिन उनका यह कारनामा दस्तावेजों से गुम है, क्योंकि रॉ के कर्मचारियों को अपनी पहचान छुपानी होती है। वो एक रॉ एजेंट है, ये बात कोई नहीं जानता। उनका ये सीक्रेट भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो बेहद खास है। दरअसल रॉ में पहले केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन पुलिस और इंडियन मिलिट्री से ही लोगों को लिया जाता था, लेकिन अब इस खुफिया एजेंसी में छात्रों की भर्ती की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद मिशन पर भेजा जाता है। खुफिया एजेंसी में शामिल होने वाले शख्स का ग्रेजुएट और इंडियन होना जरूरी है। हालांकि दोस्तों, ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है, लिहाजा रॉ एजेंट्स को कुछ घंटों के नोटिस पर भी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वैसे दोस्तों, ये एक ऐसी एजेंसी है जो RTI के दायरे से बाहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मिशन खुफिया होता है और वो किसी से भी अपनी जानकारी साझा नहीं कर सकते। रॉ किसी समय या किसी भी मुद्दे पर भारत की संसद के लिए उत्तरदायी नहीं है। रॉ केवल देश के प्रधानमंत्री और संयुक्त खुफिया समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुख्य शाखा के तौर पर 250 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई रॉ का वार्षिक बजट $20 मिलियन था। अब रॉ में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं और इसका सालाना बजट करीब 300 मिलियन है। तो दोस्तों, ये थी रॉ पे एक खास स्टोरी। हालांकि बहुत सी जानकारी है जो आपको और भी बताई जा सकती है। रॉ सिर्फ जासूसों का एक संगठन ही है। ये उन जाबाजों का दस्ता है जो अगर ना हो तो देश की सुरक्षा को दुश्मन तार तार कर दें। इनके बूते ही हम सब सुरक्षित हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखते हैं और उनके मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। दोस्तों, हम आपको रॉ के बहुत से जासूसों की कहानियां अलग अलग वीडियोस के जरिए बताने वाले हैं। आपको किस जासूस की स्टोरी को एक्सप्लोर करवाना है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन के लिए जरिए आप हमें बताइए। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप रॉ के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, वो हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपको अलग अलग जाबाजों की कहानियां भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।